हेलो स्टूडेंट, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की बुक सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड की 12वीं की जो किताब है रेनबो, उसके चैप्टर नंबर 2 यानी कि भारत इज माय होम का पैराग्राफ नंबर 1 से 4 का हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे पहले, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे यानी कि आपको हम समझाएंगे, फिर अंत में जो है उसका वर्ड मीनिंग लेंगे यानी कि वर्ड होगा इंग्लिश का, उसका मीनिंग जो हिंदी में आपको बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और आइए स्टार्ट करते हैं। भारत इज़ माई होम, भारत मेरी मातृभूमि है, जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की एक स्पीच थी जब वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने थे। तो उस वक्त उन्होंने ये स्पीच दिया था, और ये जो स्पीच थी उसकी जो राष्ट्रपति बनने के वक्त, ये आपकी चैप्टर नंबर 2 है जिसको आपको समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 1, आई मस्ट कन्फेस दैट, मैं जरूर मानता हूं कि आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। मुझे इस भूमि के अति उच्च पद के लिए चुन के लोगों ने जो मुझ पे विश्वास जताया है या दिखाया है, उससे मैं घबराया हुआ हूँ, उससे मैं अचरज में हूँ। अब इसके कुछ वर्ड मीनिंग को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहला है कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है मानना, कबूल करना, इकरार करना। जैसे क्रिमिनल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? द क्रिमिनल हैज़ कन्फेस्ड हिज अ क्राइम। तो यहाँ पे देखिए, कबूल कर लिया यानी मान लिया, अपने मुंह से बोल दिया, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कन्फेस। तो कन्फेस का मतलब होता है मानना या फिर कबूल करना। और क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पर मान ताल लग गया है। समझ में आ गया आपको? तो कन्फेस का मतलब याद कर लीजिए। कन्फेस का मतलब होता है मानना या फिर इकरार करना, कबूल करना। ठीक है। दूसरा वर्ड है आपका ओवरवेल्म, एकदम घबराया हुआ, एकदम जो है अचरज में जो रहता है, तो उसी सिचुएशन को क्या कहते हैं? ओवरवेल्म्ड कहते हैं। तो ओवरवेल्म्ड का हिंदी क्या हुआ? घबराया हुआ। लेकिन घबराया हुआ एक होता है जो डर के मारे घबराया हुआ, यहाँ पर डर के मारे नहीं, एक जो है सो जिसकी उम्मीद ना हो, एक जो है सो असंभव जो है कोई चीज़ होता है और उसकी संभावना ना हो और अचानक कोई चीज़ जब पूरा हो जाता है, तो उसमें जब घबराते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग क्या? ओवरवेल्म, घबराया हुआ या अचरज में। ओवरवेल्म का मतलब क्या हुआ? घबराया हुआ या अचरज में। याद कर लीजिए इस चीज़ को। तो इस तरह से पैराग्राफ नंबर 1 आपका जो है कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2 पर। पैराग्राफ नंबर 2, डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी, डॉक्टर राधाकृष्णन अपने शासन काल में लेकर आए अ मेंटल इक्विपमेंट, बौद्धिक समृद्धि, अ डिग्री ऑफ इरुडेशन, विद्वता एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव ज्ञान, रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो बहुत ही कम कहीं पाया जाता है। ड्यूरिंग अ लाइफ डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, अपने पूरे जीवन काल में ज्ञान और सत्य के खोज के साधक रहे। ही हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन, उन्होंने शायद औरों से कहीं ज़्यादा टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन द इंडिया फिलोसफिकल थॉट, भारतीय दार्शनिक विचार के प्रचार प्रसार करने और समझाने के लिए काम किया। एंड डाई वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यू, और सच्चे आध्यात्मिक मूलों को एकता में पिरोते पिरोते मृत्यु लोक को प्राप्त करेंगे। ही हैज़ ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, उन्होंने मनुष्य के मानवता के मौलिक स्तंभ को कभी नहीं छोड़ा। एंड हिमसेल्फ हैज़ नेवर सीज टू चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस, और उन्होंने खुद मनुष्य के गरिमा और न्याय के साथ रहने के अधिकार का साथ देना नहीं छोड़ा। ये रहा आपका पैराग्राफ नंबर 2 का हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि पैराग्राफ नंबर 2 में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा क्या है। पैराग्राफ नंबर 2 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कहते हैं, उसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे तीसरे राष्ट्रपति थे, और डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे वो कौन थे? वो सेकेंड राष्ट्रपति थे। और प्रथम राष्ट्रपति कौन है? हमारे बिहार के ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। दूसरे राष्ट्रपति कौन है? भारत के डॉक्टर राधाकृष्णन। और उसके बाद तीसरे राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो देखिए, तीनों डॉक्टर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो दूसरे पैराग्राफ में ये कहते हैं जाकिर हुसैन कि, और ये एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे, कि डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद जो है प्रेसिडेंट बने हैं कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। यानी पहले राधाकृष्णन बने प्रेसिडेंट, उसके बाद जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन बने प्रेसिडेंट।
तो दूसरे पैराग्राफ में थैंक देते हुए यानी उन्हें जो है सो डॉक्टर राधा कृष्णन का शुक्रिया अदा करते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन के जो शासनकाल में, यानी कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने जो प्रेसिडेंट बने और उसका जो शासनकाल था जब वो प्रेसिडेंट थे, तो उस वक्त में क्या क्या लेकर आए डॉक्टर राधा कृष्णन। हर जो है प्रेसिडेंट अपने शासनकाल में कुछ अच्छाई कुछ बुराई या बहुत अच्छाई बहुत बुराई लेकर आते हैं। तो उसी तरह डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि उनका जो शासन काल था जब वो प्रेसिडेंट थे, तो उस समय में बौद्धिक समृद्धि हुई। बौद्धिक का मतलब होता है इल्म की, आपकी बुद्धि में जो है सो बढ़ावा हुआ, आपकी बुद्धि में जो है डेवलपमेंट हुआ। वहाँ पे जो बौद्धिक लोग यानी कि जो बुद्धि वाले बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं, जो अक्लमंद होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, या पढ़ाई लिखाई का प्रचार प्रसार हुआ। उसके बाद कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की विद्वता यानी कि इल्म की जो है सो परवान चढ़ी, इल्म जो है सो बढ़ा पूरे, यानी भारत में जो है इल्म की जो होड़ थी, इल्म के ओर लोगों का जो झुकाव था वो बढ़ा उनके शासनकाल में। और अनुभव ज्ञान यानी कि इनके पास, डॉक्टर राधा कृष्णन के पास बहुत सारे अनुभव ज्ञान थे, यानी कि बहुत सारी अनुभव थी, बहुत अच्छे लोग थे। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। यानी ये सारी चीज़ जो थी वो डॉक्टर राधा कृष्णन के पास थी, अब उनके अकल में, उनके सोच समझ में थी, जो कि बहुत कम लोगों के पास होती। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन बहुत ही अक्लमंद, पढ़े लिखे और बहुत ही समझदार इंसान थे। ठीक है, तो ये थैंक्स गिविंग हुआ, यानी कि जब जाकिर हुसैन ने पदभार संभाला और डॉक्टर जाकिर हुसैन रिटायरमेंट हुए राष्ट्रपति से, तो उस वक्त जो है ये चीज़ डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में उन्होंने कहा। आगे चलते हैं। फिर कहते हैं कि अपने पूरे जीवन काल में ज्ञान और सत्य के खोज के साधक रहे, यानी कि डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे वो हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी जो है इल्म की खोज में और जो है सच्चाई की खोज में लगा दिया। उसके बाद कहते हैं उन्होंने शायद औरों से कहीं ज़्यादा जो है भारत के जो दार्शनिक विचार हैं उसके प्रचार प्रसार और उसको समझाने के लिए काम किया। यानी कि डॉक्टर राधा कृष्णन जो है एक चीज़ और करते हैं, वो ये करते हैं कि भारत की जो दार्शनिक विचार है, यानी हमारी जो मोरल वैल्यू है, हमारी जो एटिक्विटी है, हमारी जो एथिक्स है, उसके प्रचार प्रसार के लिए, दुनिया में प्रचार प्रसार करने के लिए और उसको सही से समझाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। ये देखिए एक चीज़, देखिए आप कौन है, जैसे मान लीजिए ये किताब है हमारे पास, और इस किताब के बारे में अगर हम आपको नहीं समझा पाएँ कि ये किताब है क्या चीज़, इसमें इसको पढ़ने के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा, तो हम कुछ नहीं कर पाए। देखिए आपके पास नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को लोगों के सामने सही रूप में प्रस्तुत करना भी एक कला होता है। तो वही जाकिर हुसैन यहाँ पर कहते हैं कि भारत की जो विचारधारा है, आपने जो पढ़ा है पहला चैप्टर में, गांधी जी ने बताया कि भारत की जो एटिक्विटी है, भारत की जो दार्शनिक विचार है, वो कितनी महत्वपूर्ण है वेस्टर्न लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, मानवता के लिए। तो उसके जो प्रचार प्रसार में और उसको समझाने के लिए, उसको सही से प्रस्तुत करने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बहुत काम किया है। उसके बाद कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि ये जो डॉक्टर राधा कृष्णन हैं वो सच्चे आध्यात्मिक मूलों को, यानी कि अंतरात्मा की जो मूल्य है उसको एकता में पियोरते मृत्यु लोक को प्राप्त करेंगे। यानी कि लोगों में एकता लाते लाते अपनी ज़िंदगी को त्याग देंगे या इस दुनिया से चले जाएंगे। लोगों में एक जो हारमोनी, एक मोहब्बत, एक जो है सो आपसी भाईचारा को जो है सो जगाते जगाते ये दुनिया से चले जाएंगे। यानी कि बहुत ही मिलनसार लोग थे और वो चाहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार कि डॉक्टर राधा कृष्णन चाहते हैं कि वो भारत की जो एकता है, अखंडता है, उसको बरकरार रखे। उसके बाद कहते हैं कि उन्होंने मनुष्य की मानवता की मौलिक स्तंभ को कभी नहीं छोड़ा। यानी मनुष्य की जो मौलिक स्तंभ है, दो मौलिक स्तंभ है, एक होता है डिग्निटी, यानी कि इज्जत के साथ, ऊंचे सर उठाकर जीने के साथ जीने की एक अधिकार, और दूसरा जो है न्याय की अधिकार। तो ये सर उठाकर जीने का अधिकार और जो न्याय की जो अधिकार है, उसका जो मौलिक अधिकार है मनुष्य का, उसका साथ देना कभी नहीं छोड़ा। यानी उन्होंने हमेशा ये चाहा कि भारत के जो लोग हैं हमेशा इस जगह, अगर वो भारतीय हैं तो उसे ये हक है कि वो डिग्निटी का मतलब होता है सर उठाकर जीना, तो डिग्निटी के साथ जिए और जस्टिस भी उसको मिले। अब इसके कुछ वर्ड मीनिंग को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए ब्राउड टू का मतलब होता है लाना। ब्राउड टू का मतलब क्या होता है? लाना। अब प्रेसिडेंसी माने कि प्रेसिडेंट जब थे उसके काल में, यानी जब प्रेसिडेंट थे उसके काल में, शासन काल समझ लीजिए। प्रेसिडेंसी का मतलब हो गया शासन काल। प्रेसिडेंट का जो शासन काल होता है उसको प्रेसिडेंसी कहते हैं। ठीक है।
उसके बाद मेंटल इक्विपमेंट, बौद्धिक समृद्धि, है ना। और एजुकेशन का मतलब होता है विद्वता, और वेल्थ का मतलब होता है दौलत ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि एक्सपीरियंस मतलब अनुभव का दौलत लेकर आए, लेकिन इसका सही माने होगा वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव ज्ञान, ठीक है। वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? अनुभव ज्ञान। रेयरली माने होता है बहुत ही कम, बहुत ही कम पाया जाना जो होता है उसे हम रेयरली कहते हैं। तो बहुत ही कम, रेयरली का मतलब क्या होता है? बहुत ही कम। उसके बाद कहते हैं डिवोटेड। डिवोटेड का मतलब होता है साधक होना। डिवोटेड का मतलब क्या हुआ? साधक होना, साधना करते रहे, है ना। ये पास्ट की बात हो रही है। डिवोट का मतलब होता है अपने आप को किसी चीज़ में लगा देना, किसी चीज़ के लिए त्याग देना, उसे हम क्या कहते हैं? डिवोट कहते हैं। परस्यूट, परस्यूट का मतलब होता है परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, यानी नॉलेज और ट्रूथ के खातिर। टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, ये जो पूरा सेंटेंस है आपका, टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, इसका मतलब हुआ ज्ञान और सत्य के खोज के लिए, ज्ञान और सत्य के खोज के लिए। आगे चलते हैं। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद। टू ब्रिंग आउट, टू ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना। टू ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है? प्रचार प्रसार करना। फिलोसफिकल का मतलब होता है दार्शनिक, समझ में आ गया। उसके बाद जो है वननेस का मतलब होता है एकता। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक। एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मतलब के एसेंशियल का मतलब होता है मौलिक। एसेंशियल का मतलब क्या होता है? मौलिक। एसेंशियल मौलिक, एसेंशियल मौलिक, समझे। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता। ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है? मानवता। डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, और जस्टिस का मतलब होता है न्याय। तो देखिए यहाँ पर ब्लू में यहाँ भी दिया हुआ इंग्लिश में, और ब्लू में यहाँ दिया हुआ, तो मतलब समझ जाइए कि ये जो वर्ड है इसका मीनिंग ये हुआ। इसके अलावा अगर आप बिहार बोर्ड के 10वीं 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट हैं, घर बैठकर अंग्रेजी की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर ही आपकी जो एप्लीकेशन है उसको गूगल प्ले स्टोर से या दिया गया है तो उस पर क्लिक करके डाउनलोड करना होगा। यानी ये पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर जहाँ पर आपको आपके पूरी किताब, यानी कि जो एप्लीकेशन है उसके अंदर पूरी किताब का जो है और ग्रामर का वीडियो मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा उसी एप्लीकेशन पे, और टेस्ट भी दे सकते हैं। तो यानी कि पूरा कंप्लीट जो हम अभी पढ़ा रहे हैं, ये वीडियो बना रहे हैं, उस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। और जो वीडियो आपको नहीं मिल पा रहा है यूट्यूब पे, वो भी वीडियो आपको जो वहाँ पर मिल जाएगा, जिसे आप देखकर या फिर पढ़कर या फिर टेस्ट देकर जो है आप अपने 10वीं 11वीं और 12वीं की तैयारी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पैराग्राफ नंबर 3, आई कैन ओनली अश्योर यू दैट, मैं सिर्फ इतना भरोसा दे सकता हूँ कि आई इंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, मैं विनम्रता और कुल समर्पणता की भावना में इस कार्यालय में प्रवेश किया हूँ। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैंने अभी अभी भारतीय संविधान के प्रति वफादार होने की प्रतिज्ञा ली है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट, ये औरों के बनिस्बत नए गणराज्य की संविधान है। विच इट्स फ्री पीपल हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्फ, जो उनके स्वतंत्र नागरिकों को इतिहास में पहली बार दिया गया है। इट इज़ अ यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल, ये नई राज है प्राचीन लोगों की। हु थ्रू अ लॉन्ग मिलेनिया, जो लंबी सदियों से होते हुए, एंड थ्रू अ कॉपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट, और विभिन्न जाति तत्वों के सहयोग से, हैव स्ट्राइवन टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यू इन देयर ओन पेसिकुलर वे, अपने अपने अनोखे अंदाज में कड़ी मेहनत से अनंत और पूर्ण मूल्यों को साकार करने का प्रयास किया है। आई प्लीज माई सेल्फ, मैं खुद को विनती करता हूँ, मैं खुद को बताता हूँ, मैं खुद को ऑर्डर देता हूँ, टू सर्विस ऑफ दोज वैल्यू, उन मूल्यों की सेवा करने की। फॉर, इसका मतलब हो गया यहाँ पे यद्यपि, अगरचे, भले ही though some concept realization of the value may become inadequate with the changes of circumstances, किसी मूल्य के कुछ यथार्थपूर्ण प्राप्तियां परिस्थिति में बदलाव के साथ अपर्याप्त हो जाए, the value remain internally valid, पर मूल्य जो होता है हमेशा के लिए वैध रहता है, एंड प्रेसेस
फॉर द न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, और नए और ताज़े प्राप्ति के लिए दबाव बनाता है। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक्स, अतीत नहीं मरा है न ही गति विहीन हुआ है। इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक, ये जीवित और गतिशील है। एंड इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ अवर प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अवर फ्यूचर, और ये हमारे वर्तमान की गुणवत्ता और भविष्य की संभावना को निर्धारित करने में सहायक हुआ है। ये रहा पैराग्राफ नंबर 3 का लाइन बाय लाइन हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि पैराग्राफ नंबर 3 में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहने की क्या कोशिश की है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि मैं सिर्फ इतना भरोसा दे सकता हूं कि मैं विनम्रता और कुल समर्पणता की भावना में इस कार्यालय में प्रवेश किया हूं। यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि ठीक है, आपने तो हमें राष्ट्रपति चुन लिया, अब हम जो है आपको क्या देंगे, हम आपको भरोसा देते हैं कि मैं इस ऑफिस में, यानी कि जो मैं राष्ट्रपति के जो ऑफिस में विनम्रता के साथ और कुल समर्पणता, देखिए विनम्रता का मतलब होता है बहुत ह्यूमिलिटी के साथ, बहुत ही नर्म दिल के साथ, और कुल समर्पणता का मतलब है कि पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करने की भावना के साथ इस कार्यालय में प्रवेश किया हूँ। यानी कि मैं नरम दिल रहूँगा, लोगों पे, अपने लोगों पे जो है सो अत्याचार नहीं करूँगा, और पूरा पूरी जो समर्पणता के साथ मैं पूरे अपने आप को समर्पित करके भारत के निर्माण में, भारत की जो है सो समाज के निर्माण में हम अपने आप को खुद को जो है समर्पित करने की भावना लेकर आए हैं, भावना के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। उसके बाद कहते हैं मैंने अभी अभी भारतीय संविधान के प्रति वफादार होने की प्रतिज्ञा ली है। तो जब कोई राष्ट्रपति बनता है या कोई जज बनता है या कोई भी जो बड़े ओहदे पर जाता है तो उसको जो है प्रतिज्ञा दिलवाई जाती है, यानी कि उसको कसम खिलाया जाता है, उसको जो है सो कसम खिलाया जाता है। तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि अभी अभी जो है मैंने, यानी कि इसी स्पीच से पहले, देखिए पहले क्या होता है, प्रतिज्ञा ली जाती है, पहले कसम खिलाया जाता है, उसके बाद स्पीच दिलाया जाता है, तब उसको राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो कहते हैं कि जो स्पीच देने से पहले मैंने अभी अभी जो है भारत के संविधान के प्रति वफादार होने की प्रतिज्ञा ली है, यानी कि मैंने उसकी कसम खाई है। उसके बाद कहते हैं ये औरों के बनिस्बत नए गणराज्य की संविधान है। अब देखिए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कब राष्ट्रपति बनते हैं। भारत आज़ाद हुआ 1947 के अंदर, भारत आज़ाद होता है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं 5 साल, उसके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन आते हैं, और फिर उसके बाद जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो है शासनकाल स्टार्ट होता है। तो 5-10 साल हुआ था। तो उस वक्त में वो कहते हैं कि ये जो संविधान है, भारत की जो संविधान है, एक नई संविधान है, और जब कोई चीज़ नया होता है, जैसे हम भी अगर कोई किताब पढ़ाते हैं या टीचिंग लाइन में जाते हैं, टीचर बनते हैं, तो जब हम नए रहते हैं तो बहुत सारी भूल चूक होती है, बहुत सारी गलती होती है, बहुत सारा सुधार की ज़रूरत होती है। तो वही कहते हैं कि ये औरों के बनिस्बत नया गणराज्य है, यानी कि भारत का जो संविधान है वो नया संविधान है, बस 10 साल हुआ इसको बने हुए, जो उसके स्वतंत्र नागरिक को इतिहास में पहली बार दिया गया है। अब इस चीज़ को भी समझिए, देखिए स्वतंत्र नागरिक यानी कि वो नागरिक जो कि स्वतंत्र हो। तो भारत आज़ाद हो चुका था जब राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और इतिहास में इसको पहली बार दिया गया। यानी कि हमारे देश में जो राजतंत्र था ना, पहले अंग्रेज के हुकूमत से पहले जितना भी अंग्रेज की हुकूमत तक राजतंत्र था उसके अंदर, या डिक्टेटरशिप थी, ठीक है। तो राजतंत्र जो था हजारों साल से चल रहा था, लेकिन संविधान बना और भारत जो है लोकतंत्र कब बना, 15 अगस्त 1947 को बना। और ये उसके 10 साल के बाद जो है सो क्या कर रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन ओथ ले रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि ये जो अधिकार मिला है, यानी कि जो नया जो लोकतंत्र जो आया है, इतिहास में पहली बार भारत के लोगों को मिला है, ठीक है। ये नई राज है प्राचीन लोगों की। अब यहाँ पे इसको समझिए, नया राज है यानी कि लोकतंत्र, नया लोकतंत्र है, लोकतंत्र नया है, लेकिन हम लोग प्राचीन हैं। सबसे पहला सिविलाइजेशन कहाँ पे आया, लोगों ने बसना कहाँ पे स्टार्ट किया, हिंदुस्तान में किया। तो हम लोग तो प्राचीन है, दुनिया में कहीं नहीं बसते थे लोग, तब भी हिंदुस्तान के अंदर लोग बसते थे। तो हम लोग प्राचीन लोग हैं, लेकिन नया गणराज्य है, यानी कि नया जो है लोकतंत्र आया है। उसके बाद आगे बोलते हैं कि जो लंबी सदियों के होते हुए और जो है विभिन्न जाति तत्व के सहयोग से, यानी ये जो गणराज्य यानी अब हमारा जो लोकतंत्र आया है वो लंबी सदियों से होते हुए, यानी इसकी बहुत ज़रूरत थी और लंबी सदी लग गई इसके अंदर। पहले जो है सो राजा महाराजा हुए, उसके बाद फिर डिक्टेटरशिप आया, यानी हुकूमत की, अंग्रेज़ों ने हम पे अत्याचार किया, उसके बाद ये हमारे पास आया है, लंबी सदियों से होते हुए आया है। और इसमें जो सहयोग किया, यानी ये जो पाया लोकतंत्र हमने जो पाया, इसमें विभिन्न जातीय तत्व यानी विभिन्न जाति के लोग के सहयोग से ये बना है। कोई जो है सिख थे, कोई ईसाई थे,
कोई जो है मुस्लिम थे, कोई जो है हिंदू थे, सब मिल के जो है भारत को आज़ाद किया और लोकतंत्र लेकर आए। तो यही चीज़ डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ पे कहते हैं। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि अपने अपने अनोखे अंदाज में कड़ी मेहनत और अनंत और पूर्ण मूल्यों को साकार करने का प्रयास किया। यानी कि सारे लोग थे, अब वहाँ पे तो ऐसा नहीं था, तो सारे लोग अपनी अपनी अंदाज में भारत की जो एक गोल थी कि भारत को आज़ाद कराना है, तो उसके लिए उन्होंने जो मेहनत किया, सभी लोग अपने अपने अंदाज में और कड़ी मेहनत के साथ इसको आज़ाद किया है। मैं खुद को विनती करता हूँ, यानी मैं आपको खुद को समझाता हूँ, मैं आप खुद से रिक्वेस्ट करता हूँ अपने आप से कि उन मूलों को, ये जो मूल जो मिला है, यानी कि जो लोकतंत्र की जो मूल आई है हमारे पास, उसकी सेवा करने की, यानी कि जो मिला है और जो मूल है हमारे पास, वो उसका हम सेवा करें। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भले ही किसी मूल के कुछ यथार्थपूर्ण प्राप्तियां परिस्थिति में बदलाव के साथ अपर्याप्त हो जाए, पर मूल हमेशा के लिए वैध रहता है। और उसके बाद फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी कोई चीज़ होती है, जैसे मूल्य का मतलब हो गया वैल्यू, वैल्यू का मतलब हो गया आपका जो कॉन्सेप्ट होता है, आपकी अवधारणा जो होती है उसको कहते हैं। तो वो वैल्यू के समय के साथ साथ कभी जो होता है ऐसा होता है बैक स्टेप पे चली जाती है, यानी कि उसकी जो है सो उतना महत्ता नहीं होती। तो वही कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ होती है, कुछ ऐसी वैल्यू होती है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो कि वक्ती तौर पे बैक फुट पे चला जाता है, यानी उसका वैल्यू आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे जैसे फिर टाइम आता है तो फिर जो है आपको वो वैल्यू का महत्व आपको समझ में आने लगता है। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं और नए ताजे प्राप्ति के लिए दवा बनाते हैं। हाँ, और उसके बाद कहते हैं कि जब वक्त आता है तो फिर जो है नए और ताज़ा दवा बनाता है, नए और ताजे प्राप्ति के लिए दवा बनाता है, यानी कि उस वक्त वो मूल जो एक्टिव हो जाता है और उसकी महत्व सबको पता चलती रहती है। उसी तरह डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ पर कहते हैं कि अतीत नहीं मरा है, नहीं गतिहीन हुआ है, यानी कि आपका जो पास्ट है वो कभी नहीं मरता है, और ये जीवित और गतिशील है, ये हमेशा जीवित रहता है और गतिशील रहता है, और वर्तमान की गुणवत्ता और भविष्य की संभावना को निर्धारित करने में सहायक होता है। यानी जो आपका जो पास्ट है, जैसे मान लीजिए जब आप गुलाम थे तो आज़ादी कैसे मिली आपको, आपने अतीत की जो बात को सोचा कि देखिए हम राजा हुआ करते थे, हम हुकूमत किया करते थे, पूरी एशिया हमारे अंडर में थी, तो पीछे से प्रेरणा लिया और लेने के बाद क्या किया, उस वो जो है आपको आपके दिल के अंदर जो एक भावना जगाए कि हम गुलाम कैसे हो सकते हैं, हम तो राजा थे, पूरी दुनिया के अंदर हमारा डंका बोलता था, लेकिन आज हम गुलाम बने हुए हैं। तो ये जो चीज़ अंदर की भावना है, वो भावना आपको जो है फिर से नया जो है आप पर दबाव बनाता है और उसको प्राप्त करने के लिए जो है आपको क्या करता है, उस्काता है। तो यही चीज़ डॉक्टर जाकिर हुसैन पैराग्राफ नंबर 3 में